आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे विद्यार्थी और आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी और शायद आप एग्ज़ाम होने वाला होगा और आगामी दिनों में और आगामी शिफ्टों में तो आपको पता होगा। और हम आपको बता दें, इस भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु तो हमने बहुत जी तोड़ मेहनत किया है। और हम आपको बताएं तो PY की सीरीज़ का हम रिकॉर्ड क्लास लगभग 100+ वीडियो बनाया। यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पर मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का और जी के का वीडियो कवर कराया। आप देखना चाहते देख सकते हो। और रही बात, अभी हम इस वीडियो के माध्यम से क्या बताने वाले हैं, आप समझ ही गए होंगे कि हम जी का एनालिसिस कवर करा रहे हैं। तो आज हमने 5 तारीख का आगरा के पहला शिफ्ट कवर कराया है, दूसरा शिफ्ट कवर कराया और हम फिर अभी 6 तारीख का हमने पहला शिफ्ट कवर कराया और 6 तारीख का ही सेकेंड शिफ्ट कवर हो रहा है। थर्ड शिफ्ट कवर नहीं हो पाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। मैं उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे हम क्या बताने वाले। और आपको बता दें, 100% एक्यूरेट सही सटीक जानकारी मिलेगी। आगामी शिफ्टों में भर्ती में आपको 100% साथ देगा ये एग्ज़ाम प्रश्न का पैटर्न। तो आप समझ के जाएँ, अगर इस तारीख को इस शिफ्ट का आप एग्ज़ाम था तो आप बताएं कैसे प्रश्न आया था, या आगामी दिनों में आने वाला शिफ्ट है आपका पेपर, तो आप पढ़ कर जाइएगा। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं, लास्ट तक बने रहें, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इसके पहले हमने 5 तारीख का शिफ्ट बनाया, अब 6 तारीख का शिफ्ट चल रहा है। आप RRB NTPC CBT1 GKGS एनालिसिस करके आप लिस्ट में जाकर अपडेट कर सकते हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, आपको पता होनी चाहिए। वर्तमान में दिल्ली में मुख्यमंत्री जो है महिला है, याद रखें। किस विधानसभा से चुनाव लड़ी थी और जीत गई, याद रखें। तो हमें पूछ रहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को विधानसभा क्षेत्र कहाँ से लड़ाया गया था और वो जीत हासिल की, और वर्तमान में दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री, याद रखेंगे। शालीमार बाग निर्वाचन क्षेत्र, आप देख पा रहे होंगे कि विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है, शालीमार बाग। तो इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे। और इतना फैक्ट आपको बताएंगे विद्यार्थियों कि आगामी शिफ्टों में, आगामी भर्ती परीक्षाओं में चाहे कोई भी वैकेंसी नहीं हो, अगर आपको इससे संबंधित प्रश्न आता तो आप आराम से बना पाओ। तो आपको बता दें, 20 फरवरी 2025 से दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत है। तो 20 फरवरी 2025 से दिल्ली के 9वें नंबर की मुख्यमंत्री के पद पर वो अभी सेवा दे रही हैं। और पहली मुख्यमंत्री महिला सुषमा स्वराज है, शीला दीक्षित है, अतिशी मारलेना। और चौथी महिला मुख्यमंत्री अगर आपको पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, रेखा गुप्ता। याद रखिए विद्यार्थियों, ठीक है। पहली सुषमा स्वराज महिला, शीला दीक्षित, अतिशी मारलेना, और आपकी वर्तमान में कौन है, रेखा गुप्ता। जो पूरे क्रमांक की बात करें 9वें नंबर की और महिला की बात करें तो चौथे नंबर। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। कांग्रेस का दिसंबर 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो आप पता होनी चाहिए, कांग्रेस के अनेक बैठक हुई हैं राष्ट्र के लिए और अपने पार्टी के लिए। और रही बात कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका प्रश्न तो हर भर्ती परीक्षा में आता है। तो आप लोग इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा, हम आपको प्रश्न आइडिया लगवा देंगे दिखा के कि पिछले ईयर का प्रश्न और अभी के प्रश्न में क्या समानता है। तो पिछले ईयर के प्रश्न में हमने पढ़ाया है और वर्तमान में हम जी के का एनालिसिस कवर करा रहे, जो आपको 100% सही होगा। तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। दिसंबर 1929 में इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, अध्यक्ष थे। प्रश्न बनेगा कहाँ पर हुआ था, लाहौर में। कब हुआ, 1929 में। और इसमें क्या रखा गया, तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो पारित किया गया। और अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी। ये सब प्रश्न बनेंगे, हमने बताया। भी प्रश्न पूछता, ध्यान रखें कि उस समय जो भारत के वायसराय कौन थे, से पूछ लेता है कि लाहौर अधिवेशन के समय वायसराय कौन थे, या पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित हुआ तो उस समय कौन वायसराय थे, या 1929 में अधिवेशन में कांग्रेस के उस समय वायसराय कौन थे। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे, आप क्या बोलेंगे, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे, जो 1926 से 1931 तक रहे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, याद रखेंगे, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई महाराष्ट्र में किया गया था। और याद रखेंगे A.O. ह्यूम कहते हैं के द्वारा किया गया, जिनका नाम आप पूरा देख पा रहा हूँ, एलन ऑक्टेवियन। एलन को ए बोलते हैं, ऑक्टेवियन को ओ कहते हैं। तो A.O. ह्यूम अधिकांश नाम प्रचलित है। तो याद रखना, स्थापना किसने किया है, A.O. ह्यूम, जो एक ब्रिटिश व्यक्ति हुआ करते थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन, याद रखेंगे, बॉम्बे में 28 से 31 दिसंबर के मध्य 1885 में WC बनर्जी, मतलब इन्हें क्या बोलते हैं, व्यामेश चंद्र बनर्जी, WC व्यामेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। आप कह सकते हो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने, व्यामेश चंद्र बनर्जी। और जहाँ जहाँ अधिवेशन होगा वहाँ वहाँ अध्यक्ष चेंज होते चलेंगे, याद रखेंगे। और पहले
अध्यक्ष तो प्रश्न पूछेगा। और वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, गुप्त काल का प्रश्न हमें पहले ही पूछ चुका, याद रखेंगे। मैं बता चुका हूँ गुप्त काल का प्रश्न आएगा, मुगल साम्राज्य का प्रश्न आएगा, मराठा वंश का प्रश्न आएगा। गुप्त काल के बाद अग्रहार किसके अधीन आता था? कहने का मतलब ये है, अग्रहार किसे कहते हैं वो जानो। पहली बात, गुप्त काल में जो ब्राह्मण हुआ करते थे और मंदिरों को जो दी जाने वाली भूमि है उसे क्या कहते थे? अग्रहार। मतलब ब्राह्मण रहा करते थे, उन्हें अगर कोई भूमि दे दिया, ठीक है, या मंदिरों को जो भूमि दान कर दिया, उस भूमि को अग्रहार कहा जाता था। उसी को बात कर रहा कि जो भूमि है वो गुप्त काल के बाद किन्हें दी जाती थी। मतलब गुप्त काल ने क्या शुरुआत किया था? पंडितों को, मतलब ब्राह्मणों को, और मंदिरों के नाम पर खेती दान में मांगा करते थे, तो उस खेती को अग्रहार कहा जाता था। और गुप्त काल के बाद अग्रहार, याद रखें, क्षेत्रीय राजवंशों जैसे कि पल्लव, चोल और अन्य शासकों के दिन हो। अब गुप्त वंश का काल समाप्त हो गया, तो गुप्त काल के राजाओं ने अपने वश में कर दिया भाई जमीन को, अग्रहार। और वहीं अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, गुप्त काल में भूमि नियंत्रण के लिए मुख्य अधिकारी कौन होता था? मतलब गुप्त काल में जो भूमि हुआ करती थी, दान दे दिए ब्राह्मण, और आपने मंदिर के लिए तो अग्रहार बोले, और भूमि नियंत्रण मतलब भूमि के देखभाल के लिए जो अधिकारी हुआ करते थे उसे हम अग्रहारी कहते थे। यह अधिकारी अग्रहारों, जैसे ब्राह्मण को दी गई भूमि और मंदिरों को दी गई दान भूमि का प्रभारी हुआ करता था, उनकी देखभाल करता था, सुनिश्चित करता था, भूमि का उचित प्रबंधन करता था। भूमि की देख रेख, अग्रहार भूमि की देख रेख अग्रहारी की लोगों की जिम्मेदारी हुआ करती थी। एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ते हैं, आप देख पा रहे होंगे, और हम प्रयास करते हैं आपको 100% सही सटीक एक्स्ट्रा फैक्ट दिया जाए। गुप्त काल के दौरान जो भू अभिलेखों की सुरक्षा, जो उस समय भू अभिलेख हुआ करते थे, उनकी जो सुरक्षा करता था, रख रखाव करता था, उस जिम्मेदार अधिकारी को क्या कहा जाता था? कर्णिका। और जैसे बात विदेश मामलों के मंत्री को हम क्या बोलते थे? संधि विग्रह। जैसे और नगर प्रशासन की देखरेख करने वाला अधिकारी नगर स्त्रेहिस्थ, ठीक है। इस प्रकार उस समय भी अधिकारी हुआ करते, सबका नाम अलग अलग हुआ करता था। और एक राजा और प्रांतीय प्रशासन के बीच एक गहरे संबंध के रूप में कुम्हार मात्य या आयुक्ता के रूप में जाना जाता था अधिकारी। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? आपको बता दें, इस प्रकार से नियुक्तियां का प्रश्न आपके एग्जाम छपेगा, नियुक्तियां का प्रश्न आएगा, याद रखें। हमें मुख्य न्यायाधीश पूछ लिया है, नियंत्रक एवं क्या पूछ लिया, वर्तमान कौन है? और वर्तमान पूछ रहा इसरो। आप जानते होंगे इसरो, ठीक है, आपने जाना होगा इसरो एक भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंतरिक्ष केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है। इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछ रहा है, तो याद रखेंगे वी नारायणन। वी नारायणन इसरो के वर्तमान में 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया है। याद रखना, एग्जाम प्रश्न पूछेगा। अब एनटीपीसी का है तो आप सिर्फ एनटीपीसी मत छोड़िएगा, अभी तो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम आएगा एनटीपीसी का, फिर ग्रुप डी आएगा, फिर ईएलपी आएगा, फिर और भी वैकेंसियाँ फिर रिपीट होने वाली, तो वहाँ पर फिर काम आएगा, एसएससी बैंक सब में काम आएगा। 10वें नंबर के अगर आपको पूछे तो आप क्या बोलेंगे? एस सोमनाथ। और 10वें नंबर के भी प्रश्न पूछ सकता है तो एस सोमनाथ। और जस्ट 11 नंबर के बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे? वी नारायणन, ठीक है। 15 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2025 तक इनका कार्यकाल रहा है। आपको वहीं और प्रश्न क्या पूछेंगे आपको बता दें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हिंदी में बोलते याद रखेंगे, इसको आप अंग्रेजी में इसरो कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोले? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हिंदी में हमने बताया, अंग्रेजी में हमने बताया, याद रखिएगा। इसके पहले अध्यक्ष भी पूछ सकता था, आप क्या बोलेंगे? विक्रम साराभाई, ठीक है। और पहले विक्रम साराभाई, 10वें नंबर के आपके एस सोमनाथ हैं, 11 नंबर कौन है? वी नारायणन। और अगर आपको पूछ लेता है कि सबसे लंबे कार्यकाल किस इसरो के अध्यक्ष का रहा, तो आप क्या बोलेंगे? अध्यक्ष थे आपके प्रोफेसर सतीश धवन। क्या? प्रोफेसर सतीश धवन, याद रखेंगे, जो लगभग 12 वर्षों तक इसरो के क्या रहे? अध्यक्ष। और रही बात यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में काम किया, 1973 से 1984 तक इन्होंने कार्यभार संभाला है। प्रोफेसर सतीश धवन सबसे लंबा कार्यकाल है, विक्रम साराभाई पहले हैं, 10 नंबर के एस सोमनाथ है, और आपके 11 नंबर के वर्तमान में कौन है? आपके वी नारायण। अगला प्रश्न देखिएगा, ये तो रिपीट प्रश्न हुआ है। अगर आप एग्जाम लेट है तो आप जितने भी पीजी के जिसका एनालिसिस चल रहा है हमारे साथ,
आप भी देखें, अपने सहपाठियों को बताएं कि 100% सही और सटीक जानकारी चल रहा है। और आपको बता दूं, जो विद्यार्थी एग्जाम था और जो देकर आया और देख रहा है, तो उन्हें बता दूं, आप लोग हमें कमेंट बताइए कि क्या ऐसे ही प्रश्न आए थे। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होगा, बाकी सही मिलेगा। इससे क्या होगा, जो विद्यार्थी हमें देख रहा है, जिन आगामी भर्ती परीक्षा पेपर है, तो वो समझ तो सके, संदेह ना हो उसको कि प्रश्न कहीं के और दिखा कहीं के नाम पे रहे, है कि नहीं। चलिएगा, कैग CAG, ठीक है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो CAG का मतलब जिसे हम कैग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्या बोलते हैं, कैग। इसका मतलब क्या होता है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। जो पहले पूछोगे तो आप बोलेंगे के संजय मूर्ति, और नंबर पूछोगे तो आप क्या बोलेंगे, 15 नंबर के, ठीक है। चलिएगा, आज रख लीजिएगा, प्रश्न छपेगा, और आर्टिकल नंबर 148 में आपको उसको मिलेगा संविधान में। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 2014 की कौन सी योजना जो निवेश विनिर्माण स्किल से संबंधित है। 2014 की प्रश्न पूछा, देखिएगा, तो आपको पता होनी चाहिए योजना या कार्यक्रम जो केंद्रीय हैं। मेक इन इंडिया पहल 25 सितंबर 2014 को माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया 2014 याद रखना, प्रश्न इसको कई बार पूछ चुका है, जिसका उद्देश्य निवेश की सुविधाजनक बनाना, नवाचार को बढ़ा देना, सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, व्यापार करना, व्यापार को आसान बनाना, और कौशल विकास को बढ़ाना। इस मेक इन इंडिया 2014 का उद्देश्य है। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे करंट अफेयर ग्रुप में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 43 साल में किस खाड़ी देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय PM बन गए। तो याद रखें, कुवैत। इस प्रकार से प्रधानमंत्री द्वारा किए गए प्रमुख यात्रा और प्रमुख समझौते बैठक व अनेक प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ बैठक हो रहा है, देशों के साथ हो रहा है, उनका उद्देश्य आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इतिहास का प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। आपको पता होनी चाहिए कि स्वदेशी आंदोलन, याद रखें, 7 अगस्त 1905 को बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल में घोषित किया गया था कि हम स्वदेशी आंदोलन शुरुआत करेंगे। इसका क्या मतलब होता है, हम आपको बताने वाले हैं। और प्रश्न पूछ लेता है कि इस समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे। तो आपको बता दें, वायसराय आप देख पा रहे होंगे, उस समय भारत के वायसराय तत्कालीन कौन थे, लॉर्ड कर्जन। और जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई, आपको पता होनी चाहिए। फिर 1911 में रद्द कर दिया गया, ये भी पता होनी चाहिए। तो वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है। इसी विभाजन की घोषणा को सुनकर भारतवासियों ने कहा इसका विरोध करने लगे, हम बंगाल विभाजन नहीं चाहते। तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, और 1911 में फिर याद रखेंगे जॉर्ज पंचम नाग के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया। फिर 1911 में रद्द हो गया। अब याद रखें, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो बता दें, और बंगाल विभाजन का विरोध करना था। किसका, स्वदेशी आंदोलन का। अब रही बात, इसमें क्या मुख्यतः था, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना। मतलब जो ब्रिटिश सरकार जो वस्तु बनाती है, उत्पाद बनाती है, हम उनका उपयोग नहीं करेंगे, हम स्वयं वस्तु बनाएंगे और हम उसका उपयोग खुद करेंगे। इसका मतलब क्या था, स्वदेशी आंदोलन 1905 में कारण आपको बता दिए। और उद्देश्य, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, थार रेगिस्तान के क्षेत्र में कौन नहीं आता। और थार डेजर्ट डेजर्ट नेशनल पार्क हमें कल प्रश्न पूछा था, जस्ट इसके पहले शिफ्ट याद रखेंगे। तो थार रेगिस्तान के क्षेत्र में कौन नहीं आता, तो हम आपको बता दें, थार रेगिस्तान कहाँ कहाँ फैला पता होना चाहिए। थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, डेजर्ट है, जो भारत के उत्तर पश्चिम स्थित है, याद रखेंगे, राजस्थान में, जिसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता, याद रखेंगे। एक ऐसा रेगिस्तानी क्षेत्र है जो उत्तर पश्चिम में भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला हुआ है। यह पश्चिम में सिंधु नदी के मैदानों तक, उत्तर पूर्व में पंजाब के मैदानों तक और दक्षिण पूर्व में अरावली पर्वत तक फैला, याद रखेंगे। इसका मतलब दक्षिण में कच्छ केरल तक घिरा हुआ है। इनमें से अगर आपको प्रश्न जो ऑप्शन दिया होगा कि कौन नहीं आता क्षेत्र में, तो हमने बता दिया क्षेत्र, उत्तर पूर्व कौन है, है कि नहीं, उत्तर पूर्व में कौन बैठा है,
दक्षिण में कौन बैठा है, ये पूरा एरिया हमने आपको चारों तरफ का एरिया बता दिया है। अगर इनमें से जो ऑप्शन अलग रहा होगा वो आपका आंसर हो जाता। ठीक है, क्षेत्र के हिसाब से। अगला प्रश्न आप वही अगला फैक्ट आप देख पाएंगे। थार रेगिस्तान भारत के राजस्थान में है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है, मतलब भारत का महान मरुस्थल हिंदी में। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। शंकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे विवाह किया था? तो आपको पता होनी चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के शासक याद रखेंगे। तो शंकों को हराने वाले शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद उन्होंने किससे विवाह किया ये पूछ रहा, तो याद रखें नंदी राजकुमारी दुर्धरा से विवाह किया था, जिनसे उन्हें एक पुत्र बिंदुसार हुआ। और आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार है और बिंदु का बेटा कौन? अशोक है। आपको तो पता ही होगा, आपने मौर्य वंश पढ़ा होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदु है सार, जो राजकुमारी दुर्धरा या नंदी राजकुमारी से विवाह करने के बाद प्राप्त हुआ था। और उन्होंने यूनानी शासक सेलुकस निकेटस की बेटी हेलेना से भी विवाह किया था, जो एक राजनीतिक गठबंधन था। पहले के राजा क्या करते थे, राजनीतिक संबंध को अच्छे बनाने के लिए वहाँ की राजकुमारियों से शादी किया करते थे। तो यूनानी शासक था कौन? सेलुकस निकेटस। सेलुकस निकेटस का राजदूत आप पता होनी चाहिए कौन था, हमें आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि सेलुकस निकेटस का राजदूत कौन था जो भारत आया था। और आपको प्रश्न पूछ लेगा किसके दरबार में आया था, आप क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो सेलुकस निकेटस एक यूनानी राजा हुआ करता था, जिसकी पुत्री का नाम क्या था? हेलेना। से भी राजनीतिक संबंध अच्छे बनाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी किया। और एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ते हैं, आप देख पा रहे होंगे। शंख शासक को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव स्वामिनी से शादी की, जो एक राजकुमारी थी और उनकी बेटी का नाम प्रभावती था। उन्होंने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से भी शादी की थी, जिससे उन्हें एक प्रभावती नाम की एक बेटी थी। उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति किस लिए लाया था? मतलब कहना बात है कि पीएम गति शक्ति एक योजना है, और योजना का प्रश्न तो आएगा भाई आएगा। तो प्रधानमंत्री ने एक योजना लॉन्च की जिसका नाम क्या था? पीएम गति शक्ति। क्यों लाया? तो 15 अगस्त 2021 को पीएम गति शक्ति योजना की घोषणा की थी। पीएम गति शक्ति योजना का मकसद देश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा को तैयार करना था। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय चाहे राष्ट्रीय कार्यक्रम हो या योजना हो, आपको प्रश्न बननी चाहिए। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर, खेल, स्पोर्ट, पूरे संपूर्ण प्रश्न आपको एक साथ हम जीके जिसका एनालिसिस कवर करा रहे हैं। और आप पिछली वीडियो नहीं देखी, जैसे आप मान जाए अगर आपका 20 जून एग्जाम है, अगर आपका 20 जून एग्जाम, तो आप अगर 5 लगा के 6, 7, 19 तारीख तक अगर आप लोग जीके जिसका एनालिसिस करते, सोचिएगा इतने सारे प्रश्नों का भंडार बन जाएगा ना, आपको प्रश्न देने हल करने में मजा जाएगा पेपर में। तो रैम, RAM रीड सॉरी क्या बोलते इसको, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। याद रखेंगे, रैम अलग होता है, रोम अलग होता है। ये आपका अस्थायी मेमोरी है, जो आपका स्थायी है। तो रैम अस्थायी, रोम स्थायी मेमोरी। तो इस प्रकार से आपको रैम रोम का प्रश्न भी पूछेगा। और पिछले भर्ती परीक्षा में पूछा था, हमने PY की सीरीज चलाया, वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर का एक अस्थायी स्टोरेज है, मतलब मेमोरी है, जो CPU सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को डेटा और निर्देशों को जल्दी से एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। यह डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, जिसे आप वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि ओपन एप्लीकेशन या दस्तावेज। जब आप कंप्यूटर बंद कर, जैसे माना जाए आपने कोई एप्लीकेशन ओपन किया या कोई डॉक्यूमेंट्स ओपन किया, कहाँ पर? कंप्यूटर में, विंडो आप देख रहे हो। जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करते हो तो रैम में संग्रहित डाटा मिट जाता है, इसलिए यह अस्थायी मेमोरी कहलाता है। याद रखेंगे, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार का क्या है? अस्थायी मेमोरी है, अस्थिर है। और आपका रोम रहेगा, रीड ओनली मेमोरी, आपका स्थायी मेमोरी कहलाता है। इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा मेमोरी के बारे में। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, सबसे प्रश्न बनेगा। अनुच्छेद का प्रश्न आ रहा है संशोधन वाला। निःशुल्क न्यायिक सहायता, मतलब अगर आपको न्यायिक सहायता चाहिए वो भी निःशुल्क रूप में, तो
न्यायिक सहायता निःशुल्क की बात हो रही है, किस में शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार या नीति निर्देश सिद्धांत, ये पूछ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन है माना जाइए, ठीक है। तो हम आपको बता दें, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है कौन? न्यायिक, निःशुल्क न्यायिक समीक्षा की निःशुल्क रूप से आप न्यायिक सलाह ले सकते हो। यह संविधान के भाग आप 4 में वर्णित है और भाग 4 में पता आपको है कि नहीं, 36 से 51 तक आपको मिलेंगे। चलिएगा, जिससे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह सभी को न्याय प्राप्त करने का सम्मान प्रदान करे। आर्टिकल नंबर यहाँ पर हमें भाग बोल रहा है और इसको जोड़ा गया भाग 4 में निःशुल्क न्यायिक समीक्षा जोड़ा गया 42 संविधान संशोधन के तहत, याद रखेंगे। और रही बात, आपको पता होनी चाहिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। इस निःशुल्क न्यायिक सहायता के तहत क्या होता है, आप निःशुल्क रूप से कानूनी सहायता ले सकते हो। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? और याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, याद रखना, यह एक सबसे बड़ी जो आपकी खेल महोत्सव होता है उसको क्रियान्वयन करने के लिए एक समिति बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, IOC, याद रखना। और हमें पूछ रहा 10वें अध्यक्ष के रूप में, मतलब वर्तमान अध्यक्ष बनेगा ना, उसकी बात कर रहा है। तो वो कौन है? जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कावेंट्री। आपको बता दूं, ये प्रश्न एक भर्ती में नहीं और भी भर्ती में पूछेगा, क्योंकि अप टू डेट और बिल्कुल सही वाला प्रश्न है। तो अगर पूछ लेगा कि कहाँ की महिला बनी है, हाँ, रही बात ये महिला, ध्यान रखें, महिला है जी, ठीक है। 10वें नंबर के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वो भी जिम्बाब्वे से, कि क्रिस्टी कावेंट्री। वह इस पद के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला और अफ्रीकी है, याद रखना, पहली अफ्रीकी और पहली महिला है। वह जून, कब? वह 23 जून अभी आने वाला है। और आपको पता है कि आप एग्जाम 24 जून तक चलेगा। देखिएगा, एग्जाम प्रश्न पूछ लिया भाई कि 24 जून 2025 को जर्मन थॉमस बॉक की जगह लेंगे। और आपको पता है 9वें नंबर के IOC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जर्मन थॉमस बॉक। कहाँ के? जर्मन के। देश की पता होनी चाहिए आपको, जर्मन के थॉमन बॉक वर्तमान में IOC मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं, 9वें नंबर के। इनकी जगह कौन लेने वाली है? आपकी जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कावेंट्री। और जी अफ्रीकी की पहली महिला और पहली महिला है। और आपको बता दें, हम इतना फैक्ट आपको दे रहे हैं, आपका फायदा ही फायदा होगा। कौन सा भारतीय 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य है? तो याद रख, नीता अंबानी। ये प्रश्न बनता है भारत के लेवल में कि भारतीय उस व्यक्ति का नाम बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य। अध्यक्ष तो आपको पता है क्रिस्टी कावेंट्री बनेगी, जिम्बाब्वे की 10वें नंबर की पहली अफ्रीकी महिला और पहली महिला। लेकिन भारतीय सदस्य की बात करते केवल नीता अंबानी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय आप देख पा रहे होंगे लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, किस प्रकार का प्रश्न पूछा था, देखिएगा। किस उपन्यास को 2024 का बुकर पुरस्कार से के लिए चुना गया? और याद रखेंगे, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हमें पूछ रहा है 2024 का, अब चल तो 25 रहा है लेकिन पूछा 24 का, कोई बात नहीं। ऑर्बिटल, ब्रिटेन के सामंता हार्वे द्वारा लिखित पुस्तक, उपन्यास का नाम क्या है? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल एक उपन्यास है जिसे 2024 का बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। और रही बात यहाँ पर, कितने भारतीयों ने अभी तक बुकर पुरस्कार जीता था? आपको बता दें 3। ये भी प्रश्न बनता है, क्योंकि बुकर पुरस्कार याद रखना साहित्य के क्षेत्र में भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और 2024 में ऑर्बिटल के लिए याद रखें किसको मिला है? ब्रिटेन के सामंता हार्वे को, याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा। अब हम बात करते हैं भारत में किन्हें किन्हें मिला है। भाई भारत में वर्तमान तक 3 ही लोगों ने प्राप्त किया है बुकर पुरस्कार, ठीक है। हमने कहा ठीक है, अब कौन कौन? 1997 में अनुरति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। सेकेंड नंबर आते हैं 2006 में किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के। और थर्ड नंबर कौन आती है? अरविंद अडिगा 2008 में, द वाइट टाइगर। याद रखिएगा, तीनों का प्रश्न कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है।
1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अनुराधी राय। किरण देसाई 2006 इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरविंद अडिगा 2008 द वाइट टाइगर। एग्जाम में छपेगा, याद रखेंगे। और वहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ देखिएगा, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये तो हमने पहले बता दिया, साहित्य के क्षेत्र में। 2024 का अगर आप बोल दें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो याद रखेंगे जेनी एरपेनबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक कैरोस को दिया गया है। कैरोस एक जर्मन उपन्यास, याद रखेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात कर रहा है, वो बुकर बस है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, वल्फ बिल आपने देखा होगा। वल्फ बिल में क्या परिवर्तन किया गया है, जिसके खिलाफ अभी आपको पता होनी चाहिए अनेकों विरोध हो रहे हैं। तो वल्फ संशोधन 2025 की बात करें तो भारतीय लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया था। विधेयक 1923 के मुस्लिम वल्फ अधिनियम को रद्द करने और 1995 के वल्फ अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव था। मतलब 1923 में मुस्लिम समुदाय के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, बिल बनाया गया, जिसे हम वल्फ बिल कहते हैं, उसको रद्द करना चाहता है भारत सरकार। और 1995 के जो वल्फ अधिनियम उसको संशोधन करना चाहता है, इसके खिलाफ लोगों ने विरोध किया। आपको समझना होगा उसका मेन कारण क्या, देखिएगा। वल्फ संशोधन बिल में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। इन परिवर्तनों में गैर मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं को वल्फ बोर्ड में शामिल न करना है। मतलब जो वल्फ बिल है, उसमें समिति बनती है, उसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि वहाँ पर गैर मुस्लिम लोग भी शामिल होंगे। इसका विरोध कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। वल्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण होगा, जो संपत्ति रखे हैं उसका भी कंप्यूटर में चढ़ाया जाएगा। कलेक्टर को सर्वेक्षण का अधिकार होगा। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की अनुमति शामिल होगी। इस प्रकार के परिवर्तन किए जाएंगे वल्फ बिल में। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत में से कौन है। मतलब ये आपका सिंचाई के बारे में पूछ रहा है कि भारत में मुख्य रूप से किस माध्यम से सिंचाई की जाती है, स्रोत क्या है। तो आपको बता दें, भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत भूजल है, मतलब भूमि का जल है, जिसे कुएं और नलकूप से निकाला जाता है। तो अधिकांश भारत में जो सिंचाई होती है भूमि के जल से होती है। वो आप कुआं हो सकता है या आपका नलकूप, जिसे हम ट्यूबवेल्स कहते हैं, बोर कहते हैं भाई हिंदी भाषा में, बोर। इसके अलावा नहरें, तालाब भी सिंचाई की साधन है, ठीक है। और बाकी आपको तो पता है प्राकृतिक वर्षा भी है। मुख्यतः याद रखेंगे, सिंचाई करना है तो भारत में भूमि अंडरग्राउंड वाटर को हम सिंचाई के रूप में उपयोग करते हैं, वो भी हम कुएं के माध्यम से या नलकूप, जिसे हम ट्यूबवेल या बोर कह उसके माध्यम से उपयोग करते हैं। और अन्य माध्यम आपके पास क्या होंगे, नहरें हो गई, आपके पास तालाब हो गए, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में, जैसे आपको पता है हमें इसके पहले पूछा था अल्ट प्लस F2, अगर एक साथ प्रेस करते हैं तो कौन सा शॉर्टकट होगा, हमने बोला था सेवस का, और प्रश्न आया था, याद रखेंगे। इस प्रकार से शॉर्टकट की का प्रश्न भी आएगा। यहाँ पर प्रश्न हमें क्या कहता है, अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में अगर आप क्या करते हो अल्ट प्लस टैब एक साथ प्रेस दबाते हो तो क्या होगा, हम आपको बता दें। विभिन्न खुली हुई विंडो या एप्लीकेशन के बीच स्विच कर सकते हैं आप, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्विच एप्लीकेशन कहते हैं। और स्विच मतलब आप समझ पा रहे होंगे बंद करना, ठीक है। तो अल्ट प्लस टैब को जब एक साथ प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, जो विंडो है या जो एप्लीकेशन खुला हुआ है वो क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा, जिसे हम स्विच बटन कह सकते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, गुप्त साम्राज्य का प्रश्न याद रखें हैं, बार बार पूछ रहा है। गुप्त साम्राज्य में सामंत और भक्ति किसे कहा जाता था। इसके पहले हमें भुक्ति पूछा था, ठीक है, याद रखेंगे। गुप्त साम्राज्य में सामंत और भक्ति दो अलग अलग संदर्भों में उपयोग किए जाते हैं। सामंत राजा के अधीन शासक थे, मतलब जो ऐसे व्यक्ति जो राजा के अधीन रहकर काम करते थे उन्हें हम सामंत कहते थे गुप्त साम्राज्य में। और राजा की सेना और धन प्रदान करते थे, मतलब राजा को सेना देना और सेना के लिए काम करना और धन प्रदान करना सामंत लोगों का काम था। भक्ति का अर्थ होता है राजा के प्रति निष्ठा, समर्पण और समर्पण का भाव। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, साइंस का प्रश्न आया है। अब जितना भी हमें प्रश्न मिल पाया हमारे स्रोत के माध्यम से हमने उस प्रश्न को दिखा रहे हैं
और भी प्रश्न होंगे जो हमें नहीं मिल पाया है। हम प्रयास तो कर रहे हैं कि जितने प्रश्न हमारे पास उपलब्ध हो पा रहे हैं उन्हें हम व्याख्या सहित आपके समक्ष दिखा सकें और आप आगामी भर्ती परीक्षा और आगामी शिफ्टों के लिए तैयार हो सको। और आप आइडिया लगा लीजिएगा कि इस टॉपिक से किस प्रकार का, किस सब्जेक्ट से कैसा प्रश्न पूछ रहा है। आप समय रहते हुए इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। रसोई में प्रासरण ऑस्मोसिस का एक उदाहरण है। रसोई घर होता है, वहाँ पर आप पूछ रहा है कि वहाँ पर आपको परासरण मतलब ऑस्मोसिस का उदाहरण को नाम बताना है। तो आप बता दें, अचार बनाना है उदाहरण है, सूखे मेवों को पानी में भिगाना और फूल जाना उदाहरण है, सलाद के पत्तों को पानी में भिगोना ये भी उदाहरण है, नमक से मछली को सुखाना ये भी क्या है आपका, क्या है, ऑस्मोसिस से मतलब परासरण का उदाहरण है। याद रखेंगे OCI का फुल फॉर्म पूछा था, तो आप देख पा रहे होंगे। और याद रखें अलग अलग क्षेत्र में OCI का अलग अलग अर्थ होगा। चलिए यहाँ पर हम विराम करते हैं और हमारा समय समाप्त हो चुका है और हम प्रयास करें हैं। और आप पता होने चाहिए JK GS के रूप में टोटल पूरे 40 प्रश्न आने वाले हैं और हमें जितना प्रश्न मिला हम उतना बताया है। और आपको बता दें, आपकी आगामी भर्ती परीक्षा में आपको 100% ये प्रश्न आपका सहयोग करेंगे। आपको टॉपिक समझने में आपको आइडिया लगा देंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। और आप शिफ्ट बाय डे देखिएगा, हमने 5 तारीख का पहला शिफ्ट बनाया है, दूसरा बनाया, तीसरा नहीं बनाया है, याद रखें समय नहीं मिल पाया। और 6 तारीख हमने पहला शिफ्ट बनाया है, दूसरा बनाया और तीसरा नहीं बना पाएंगे, याद रखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ 2 ही शिफ्ट बना पाएंगे। क्यों? हमारे पास समय नहीं, हम ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं तो समय मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग कम से कम एक दिन की 2-2 शिफ्ट देखिएगा। और आप अगर आगामी दिनों में है आप एग्ज़ाम, तो आप हमें कमेंट करें कब है और शिफ्ट कहाँ पर है और आपका एग्ज़ाम शहर क्या है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें और अपने सहपाठियों पर पास साझा करें जिनका एग्ज़ाम आगामी दिनों में है। आप अगर नहीं उठाना चाहते फ़ायदा तो उसको बोल दीजिएगा, आप हमारे माध्यम से पढ़ लीजिएगा कहने और आप समझ लीजिएगा प्रश्न का लेवल क्या है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना भूलें और सहयोग कीजिएगा मेरे विद्यार्थियों। सहयोग से मेरा हौसला बढ़ेगा। और वीडियो कैसा लग रहा है और जो विद्यार्थी एग्जाम देकर आया है इस तारीख इस शिफ्ट में, तो वो लोग अवश्य कमेंट करें अगर आप हमें देख रहे होंगे कि हाँ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आए थे। तो जिससे क्या होगा कि मनोबल हमारा बढ़ जाएगा कि हम जो जानकारी दे रहे हैं सही सटीक है। और जो विद्यार्थी हमें देख रहा है जिनके एग्जाम आगामी दिनों में है वो भी समझ पाए कि हाँ जानकारी सही। चलिए थैंक फॉर वॉचिंग और पढ़ते रहें हम आपके साथ। और आपको बता दें, मैथमेटिक्स की बात करें तो हम नंबर सिस्टम का पार्ट पढ़ाया है, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाया और पॉलीगन पढ़ाया मतलब बहुभुज। इनको हमने अध्यायवार पढ़ाया और लिख के बोल देता हूँ कि तीनों पार्टों से हमने पूरा देखो मिक्स्ड मैथमेटिक्स तो पढ़ाया हम शिफ्ट बाय डे बाय प्रश्नों को उठा उठा के 10-10 प्रश्नों का पार्ट बनाया। लेकिन हमने संख्या पत्ती के जो प्रश्न आए थे पिछले ईयर उनका कवर कराया पूरा, दशमलव भिन्न कवर कराया, बहुभुज कवर कराया और तीनों को मैंने कवर कराया। जल्द हम और भी कवर कराएंगे लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है। तीनों के प्रश्न आएंगे, 100% लिख रख लीजिएगा। और आप समय है तो अपने सहपाठी से पूछ लीजिए क्या बहुभुज का प्रश्न आया था, क्या पूछना दशमलव भिन्न आया था, क्या पूछना संख्या प्रति आया था, उनका कहना हाँ। और किस लेवल का आया था आप उन्हें दिखा दीजिए कि ऐसे तो नहीं आया था, वो बोलेंगे हाँ ऐसे आया था। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए।